Good evening, everybody. Today I am going to teach you of studies by Francis Bacon. So first of all, I would like to tell you that this essay is divided into many parts, like 5 to 6 parts. And if you want to study, you have to analyze this essay. So the first part of this essay is the use of studies, where Francis Bacon has discussed what is the use of studies. And the second part is, if you want to write, you can write it down for your convenience or just listen to it. The first part is the use of studies. The second part is the abuse or disadvantage of studies. When I am saying use of studies means advantage of studies. When I am saying abuse, it means disadvantage of studies. And the third part is rules of study. What are the rules for studies? And modes of study. Fourth part is modes of studies. And fifth part is the value of studying different subject. What is the scope of studying different subject? And sixth part is studies are for what is the use of studies, like studies are for the cure for mental deficiency or disease, etc. So I am starting this. First of all, I would like to tell you that Francis Bacon is an essayist. He wrote many essays which is full of knowledge. And the basic thing that you should know about Francis Bacon is that he used the preposition of before each and every essay. So like of studies, of garden, of marriage, of going places. So this is his quality. And the essays are very knowledgeable. He uses inductive way of teaching things. And explore, he is very adventurous and he has explored lot of things. So he is like didactic, like he is teaching you. तो फ्रांसिस बेकन के बारे में पहली बार बता दूं, बहुत नॉलेजेबल पर्सन थे, बहुत नॉलेजेबल एसेइस्ट हैं, एलिजाबेथियन एज के हैं, जो कि जैकोबियन एज तक भी चले थे और शेक्सपियर के बाद थे, शेक्सपियर के टाइम में थे. और आप इनके बारे में जानेंगे कि इनके जितने भी एसेज हैं सबके आगे ऑफ लगता है, यानी प्रेपोजिशन ऑफ यूज़ करते हैं और ये उसके बारे में बता रहे होते हैं. जब भी आप इनका ऐसे पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं होगा जो चीज़ आप पहले जानते होंगे और उसके बाद आपकी नॉलेज में कुछ ऐड नहीं होगा. जब भी आप इन्हें पढ़ेंगे, इनका कोई भी ऐसे पढ़ेंगे, आपकी नॉलेज में बहुत कुछ ऐड हो जाएगा. तो इसके मैंने आपको 6 पार्ट बता दिए, मोस्टली 5 पार्ट है, छठा पार्ट आपका कंक्लूजन बेस्ड है. तो पहले पार्ट में ये कहते हैं कि वी स्टडी फॉर 3 थिंग्स. हम पढ़ाई 3 चीज़ों के लिए करते हैं. पहला, हम पढ़ाई करते हैं डिलाइट के लिए, यानी उनके अपने पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए, हमें खुशी मिले इसलिए, और इन सेक्युलराइजेशन और रिटायरमेंट ऑफ प्राइवेसी. और हम अकेले बैठे हुए हैं, हम अपने आप को एंजॉय करना चाहते हैं, अपने अकेलेपन को, एकांत को एंजॉय करते हुए हम अपनी पढ़ाई अपने लिए करते, जैसे कि टीचर्स या रीडर्स या राइटर्स करते. फिर दूसरा, ऑर्नामेंट इन सोसाइटी. जो पढ़ाई लिखाई होती है वो ऐसे काम करती है जैसे कि दिखावा करने के लिए. जो पढ़ा लिखा इंसान होता है अपने नॉलेज को दिखावा करने के लिए. अब आप कभी कभी इसलिए भी पढ़ते हैं कि यार हमें कुछ आ जाए, जैसे आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं ताकि हम बता सके, लोगों को बोल सके, दिखा सके कि हम भी जानते हैं. तो मोस्टली या तो अपनी खुशी के लिए या दूसरा अपना दिखावा करने के लिए. ऑर्नामेंट का मतलब होता है जेवर, तो वो या तो दिखावा करने के लिए सोसाइटी में, ऑर्नामेंट इन द सोसाइटी की तरह उसको यूज़ करना चाहते हैं, चार्म की तरह यूज़ करना चाहते हैं, इसलिए लोग पढ़ाई करते हैं. और तीसरा, एबिलिटी इन प्रैक्टिस बिजनेस फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द पावर एंड जजमेंट एंड अरेंजमेंट ऑफ दिस थिंग्स एंड मार्शलिंग ऑफ फैक्ट्स फिगर्स हैविंग रिगार्ड टू पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस एंड इवेंट. हम कभी कभी फिर बिजनेस या अपने पावर के लिए भी पढ़ाई करना चाहते हैं कि अगर हम पढ़े लिखे होंगे तो हम अगर कोई काम करेंगे तो हमारी बात ज़्यादा असरदार होगी, तो इसलिए हम पढ़ाई करते हैं. इन्फ्लुएंस के लिए भी पढ़ाई करते हैं कि हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे. फिर वो डिस्कस करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ स्टडीज़. तो नर्शल में आपको ये छोटे एनालाइज करके मैंने आपको ऐसे बताया है, जब आप रीड करेंगे तो आपको सब समझ में आएगा. तो एक इसको छोटे फॉर्म में समराइज़ किया है, समराइज़ नहीं, इनफैक्ट एनालाइज किया मैंने. फिर द अब्यूज़ और डिसएडवांटेज ऑफ स्टडी, यानी डिसएडवांटेज क्या है, पढ़ाई का भी क्या कोई डिसएडवांटेज हो सकता है? हाँ, हो सकता है. और ये हमें फ्रांसिस बेकन बताते हैं कि इफ़ वी स्पेंड अ डिस्प्रोपोर्शन अमाउंट ऑफ टाइम एंड वेस्ट आवर टाइम ओवर द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ थिंग इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग अ नॉलेज टू स्पेसिफिक लाइफ सिचुएशन, वी इंकरेज द हैबिट ऑफ स्लॉथ और लेजीनेस और अवर्जन टू वर्क. अगर हम इनमें इस पूरे वर्ड्स में इन्होंने ये कहा कि अगर हम पढ़ाई को सिर्फ ओवर डू कर दें या किसी चीज़ का भी हम एक्सेस कर देते हैं, पढ़ते ही रहे तो किताबी कीड़ा बन के रह जाएंगे अगर हम उस पढ़ाई को इस्तेमाल नहीं करेंगे.
जैसे कहते हैं ना हम सारी किताबें, सारी प्रोपोर्शन, सारी चीज़ें एक एक बार पढ़ते रहे। तो आप कितने ही लोगों को जानते हैं जिनको आप कहते हैं कि यार किताबी कीड़ा है, मतलब सब कुछ जानता है, ये रट्टेबाज है, इसको तो रट के ही आता है सब कुछ, ये भूल जाता है। तो वो यही कहते हैं कि इनअप्रोप्रिएट और डिस्प्रपोर्शन ऑफ टाइम यूज़ करके हम वेस्ट करते हैं अपने टाइम को, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स पढ़ते रहे, कोई प्रैक्टिकल चीज़ ना जाने, बस रटते रहे, किताबी कीड़ा बन जाएंगे। तो हम एक स्लॉथ हो जाएंगे। स्लॉथ एक तरह का एनिमल होता है जो कि भालू आप कह सकते हैं, भालू होता है और लेजीनेस ऑफ एवर्जन, मतलब हम काहिल टाइप के हो जाएंगे, हम लेजी हो जाएंगे, कोई काम नहीं करेंगे। बियर होता है ना, काम नहीं करना चाहता, उठता नहीं है, भारी सा, तो हम वैसे बन जाएंगे अगर हम ओवर रीडिंग करेंगे या ओवर पढ़ाई करेंगे। ओवर मच स्टडी में ऑल्सो टेम्प्ट अस टू मेक अ नीडलेस परेड और डिस्प्ले ऑफ आवर लर्निंग। दिस काइंड ऑफ एफेक्टेशन और सोशल प्रिटेंडेंस शुड बी अवॉइडेड बाय ऑल मैन। और जब हम पढ़ाई ज़्यादा करते हैं तो हम ज़्यादा फिर दिखावा भी ज़्यादा करते हैं। अगर हम पढ़ लेंगे बहुत ज़्यादा, तो होता है ना, कुछ लोग होते हैं पढ़ लिया, अब बस गैस बन रही है, अब जाके कहीं अपनी पढ़ाई को, नॉलेज को दिखाना है, भाई हमने भी पढ़ा है, तो वो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि पढ़े लिखों को दिखावा नहीं शोभा देता। तो वो ये कहते हैं जब आप पढ़ ज़्यादा लेते तो फिर आपको बताने का भी दिल करता है और फिर डिस्प्ले करने का दिल करता है कि हमने कितना पढ़ा रखा, हमें क्या क्या पता है। फिर थर्ड वो पॉइंट कहते हैं कि टू मच स्टडी में डेवलप इन अस अ टेंडेंसी टू सेपरेट स्टडीज फ्रॉम द प्रैक्टिकल यूज ऑफ बुक लर्निंग। दिस काइंड ऑफ ह्यूमर और बायस और बुकिश ऑफ स्कॉलर्स टू बी अवॉइडेड। देयर थ्योरेटिकल नॉलेज एक्वायर्ड बाय स्टडीज टू वेक फॉर अस अनलेस इट इज़ एप्लीकेबल एंड इज लिमिटेड बाय द एक्सपीरियंस। कहते हैं और ज़्यादा पढ़ाई से क्या होता है, हम सब चीज़ों को थ्योरेटिकल और लिटरल वर्ल्ड में देखने लग जाते हैं, हमें ह्यूमर नहीं रह जाता, हम बायस हो जाते हैं कि जो हमें पता है सही है, क्योंकि हमने इतना थ्योरी पढ़ रखी है और प्रैक्टिकली कुछ किया नहीं। जैसे आप ये देखते हैं कि थ्योरेटिकल वर्क पढ़ने वाले आपको जैसे रूढ़िवादी हो जाते हैं, वो कहेंगे कि नहीं हम जो कह रहे हैं वो सही है, जो पढ़ा है वो सही है, प्रैक्टिकली नहीं चलता है। जैसे कि जात पात की बात करना, तो अब आपने थ्योरेटिकल इतना देखा है कि आप प्रैक्टिकली डील नहीं कर रहे, आप कहेंगे नहीं वो फलाने जात का, तो उसके साथ बिजनेस नहीं करेंगे, वो प्रैक्टिकल नहीं चलता। तो आप अगर किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ लेते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ही बेकार होता है, डिसएडवांटेज होता है। तो देयरफॉर knowledge acquired by studies too vague for useless is application of certain broad principles of theories which should be narrowed down and specific applied to a particular case। और वो कह रहे हैं जो एक्सपीरियंस आपको दे सकता है वो आपको कोई पढ़ाई नहीं दे सकती। तो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज जो है वो सबसे पहला अफेयर होना चाहिए, आपका सबसे पहला इंटरेस्ट होना चाहिए। आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो आपको तरीका भी आना। अब जैसे आपने कैलकुलेशन तो सीख लिया, लेकिन अब आप अपने घर का कबाड़ भी नहीं बेच पा रहे, आपको कैलकुलेशन आता है, सब कुछ आता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन सब सीखा है, लेकिन अगर आपसे कोई कह रहा है कि भैया ये ज़रा सब्जी ले आओ या ये कबाड़ बेच दो या हमारे घर का सामान है, इसका कितना पैसा हुआ, तो आप हिसाब किताब भी नहीं बता पा रहे, तो आपको क्या पढ़ाई का फ़ायदा हुआ। फिर वो कहते हैं थर्ड पॉइंट है रूल्स ऑफ स्टडी। रूल्स ऑफ स्टडी में वो कहते हैं वे बिफोर यू रीड, मतलब वजन करो, चीज़ों को देखो परखो पढ़ने से पहले। रिफ्यूट द आर्ग्यूमेंट ऑफ अदर्स एंड स्टिक टू योर कंसिडर्ड ओपिनियन रादर देन कीपिंग एन ओपन माइंड। फिर पहले में तो वो कहते हैं कि जब पढ़ना हो तो पहले वजन करके देखो कि कौन सी चीज़ पढ़ने लायक है और कौन सी नहीं। और फिर क्या कहते हैं वो, रिफ्यूट द आर्ग्यूमेंट ऑफ अदर्स एंड स्टिक टू योर कंसिडर्ड ओपिनियन रादर देन कीपिंग एन ओपन माइंड। और थर्ड पॉइंट वो कहते हैं देयर आर सम बुक्स विच आर टू बी रेड इन पार्ट्स। अच्छा, फिर अब आपको वो ये कहते हैं कि सभी किताबें पढ़ने लायक नहीं होती हैं, किताबें कुछ खास ही पढ़ने लायक होती हैं। तो इन्होंने कुछ कैटेगरीज बनाई हैं कि कुछ किताबें पढ़ने लायक होती हैं, कुछ किताबें समरी बना के रखने लायक होती हैं, कुछ किताबें सिर्फ याद करने के लिए होती हैं, कुछ किताबों के सिर्फ नोट्स बनाने चाहिए, और कुछ ही किताबें होती हैं जिनको आप अंदर तक ग्रहण करें। तो इन्होंने इस वर्ड्स में कहा है देयर आर सम बुक्स विच आर टू बी रीड इन पार्ट्स, कुछ को आप सिर्फ समरी की तरह पढ़ें, एक्ट की तरह पढ़ें। सम बुक्स शुड बी रेड एंटायरली, कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जो आपको पूरी पूरी पढ़नी चाहिए। और फिर वो कहते हैं कुछ शुड बी क्यूरियोसिटी रीड थ्रू सॉलिड, और कुछ चीज़ें तो आपको क्यूरियोसिटी के लिए थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, बट देयर आर अदर्स विच शुड बी रीड केयरफुली एंड इनवर्ड डाइजेस्टेड। और वो कहते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी भी पढ़नी चाहिए कि जो कि आपके अंदर तक उतर जाए, कुछ किताबों के ज्ञान को अपने अंदर तक उतार लेना चाहिए और उनको बिल्कुल हजम कर लेना चाहिए, जैसे कि आपके अंदर ही आ गए, वो कभी आप भूले ना। देयर आर ऑल्सो सम बुक्स विच शुड बी रीड थ्रू इट इन फॉर्म्स ऑफ प्रेसी और एब्स्ट्रैक्ट और समरी बाय अ डिप्टी हु विल मेक एक्सट्रैक्ट और समरीज।
कुछ ऐसी बुक्स होनी चाहिए जिनको आप पूरा पूरा ना पढ़ कर, जैसे 700 पेजेस की बुक है, मैं भी आपको बुक सेंड कर रही हूँ, तो 700 पेजेस की बुक ना पढ़कर आप उनको प्रेसी के फॉर्म में, एब्स्ट्रैक्ट के फॉर्म में और समरी के फॉर्म में पढ़ें। और वो समरी, वो एब्स्ट्रैक्ट, वो प्रेसी कौन बनाएगा? कोई डिप्टी जो पढ़ा लिखा हो इंसान, जो काबिल इंसान हो, जिसने उसकी क्रिटिकल एनालिसिस करी हो और वो बनाए, तो उसकी समरी पढ़े। मतलब बुक डायरेक्ट ना खरीद के उस किताब की समरी पढ़ ले, जैसे कि मैंने अभी आपको एनालाइज करके बताया। फिर क्या होगा? मोड्स ऑफ स्टडी, क्या होना चाहिए पढ़ने का तरीका? तो इन्होंने बोला है रीडिंग और ऑब्जेक्ट शुड बी टू एक्वायर नॉलेज। रीडिंग करना हमारा तरीका होना चाहिए कॉन्फ्रेंस यानी बातचीत करना, कन्वर्जेशन करना, और तरीका क्या होना चाहिए? राइटिंग। पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए? मोड्स ऑफ स्टडी क्या होना चाहिए? रीडिंग, कॉन्फ्रेंस एंड राइटिंग। जब आपको क्वेश्चन बनेगा तो ये 5 पॉइंट पे ही बनेगा। जब आप बुक में पढ़ रहे होंगे तो आपको इस तरह से बुक में नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने एनालाइज करा है इसलिए आपको इस तरह से मिल रहा है। आपको क्वेश्चन बना सकते हैं कि क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ स्टडीज़, तो उसमें जो मैंने आपको 3 पॉइंट बताया उसको इलैबोरेट करके बताना। व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ स्टडीज़ डिस्क्राइब बाय बेकन इन हिज एसे ऑफ स्टडीज़। आप ये डिसएडवांटेज जो मैंने बताई कि आप किताबी कीड़ा बनाते, इसको एलैबोरेट करके बताना। फिर आपसे कभी ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं व्हाट आर द रूल्स फॉर स्टडिंग बुक्स, तो आप बताएंगे कि पहला कि वे करके पढ़ना है, बुक्स को वज़न करना है। दूसरा, तो ये जब आप लेसन पढ़ रहे होंगे तो मार्क करते चलिएगा कि क्या क्या, इन पॉइंट्स के हिसाब से मार्क करते हुए चलिएगा अपने आप की रीडिंग से। फिर लिखा है मोड्स ऑफ स्टडी, आपसे पूछ सकते हैं व्हाट आर द मोड्स ऑफ स्टडी, तो आप बताएंगे रीडिंग, कन्वर्जेशन यानी कॉन्फ्रेंस, एंड थर्ड इज राइटिंग। तो इन्होंने कहा है कि पहला ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए वो किताब को पढ़ना होना चाहिए नॉलेज के लिए। दूसरा, उस नॉलेज को एक्वायर करने के बाद बातचीत करना, कन्वर्जेशन करना, उसको शेयर करना, डिस्कशन करना, जैसे हम क्लास में डिस्कस करते हैं। पहले हम पढ़ के आते हैं, हम कहते हैं ना कल ये पढ़ाएंगे आप पढ़ के आना। स्कूल में छोटी क्लासेस में टीचर कह देती है कल ये चैप्टर पढ़ाएंगे आप पढ़ के आना, तो पहले खुद पढ़ के आना, फिर क्लास में डिस्कस करना। फिर तीसरा, राइटिंग, द ऑब्जेक्ट शुड बी ऑब्टेन एक्यूरेसी। और हम जब लिख लेते हैं किसी काम को करते हुए तो फिर वो हमारे दिमाग में बिल्कुल से पक्की हो जाती है। तो तीसरा मोड जो होगा वो होगा एक्यूरेसी। फिर होगा आपका द वैल्यू ऑफ स्टडिंग डिफरेंट सब्जेक्ट। अच्छा, क्या होना चाहिए वैल्यू? 3 अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने का क्या ज़रूरत है? आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप लोग बहुत परेशान लग रहे हैं और आपको मैं बता दूं कि क्वेश्चन इस तरह से आएंगे, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ स्टडिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आप कहेंगे हिस्ट्री इज़ टू फॉस्टर विजडम। वैल्यू क्या है डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ने की? हिस्ट्री क्यों पढ़ेंगे? ताकि हमारे पास विजडम आए, हमें आगे की दूरदर्शिता आए। पोएट्री टू फॉस्टर विट, और हम पोएट्री क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि हमें हाजिर जवाबी आए। मैथमेटिक्स टू एक्वायर सर्टेनिटी, मतलब हम मैथमेटिक्स इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हमें एक्यूरेट चीज़ों का ज्ञान जान जाए। नेचुरल फिलॉसफी टू फॉस्टर डेप्थ, और हम नेचुरल फिलॉसफी, साइंस और ये सब चीज़ें क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि हम चीज़ों की डेप्थ के बारे में जानें। मॉरल फिलॉसफी टू फॉस्टर ग्रेविटी, और हम मॉरल सब्जेक्ट्स क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि हमें अपने अंदर एक वज़न, एक ग्रेविटी महसूस हो, हम अपने अंदर एक ठोस चीज़ महसूस करें। लॉजिक एंड रेटोरिक टू फॉस्टर पावर ऑफ डिबेट एंड आर्ग्यूमेंट्स। लॉजिक क्यों पढ़ेंगे? और रेटोरिक मतलब जब हम स्पीचेस देते हैं, बोलने की कला, ओरिएंट करना या ओरेटर बनना, अच्छे से स्पीच देना, ये सब क्यों सीखेंगे? ताकि हम डिबेट कर सकें और सही तरीके का आर्गुमेंट दे सकें, तर्क वितर्क सीख सकें। फिर वो कहता है कि स्टडीज़ आर अ क्योर फॉर मेंटल डिफिशिएंसी और डिजीज़, और फिजिकल एक्सरसाइजेज आर डिज़ाइन टू क्योर फिजिकल डिफेक्ट्स एंड डिजीज़। वो कहता है जैसे कि एक बीमारी के लिए दवा बहुत ज़रूरी होती है और फिजिकल एक्सरसाइज वैसे बहुत ज़रूरी होती है, उसी तरह से पढ़ाई जो होती है वो आपकी डिफिशिएंसी को ख़त्म कर देती है, कमी को ख़त्म कर देती है, जस्ट जैसे कि एक दवा जो है बीमारी को ख़त्म कर देती है। एज अ बाउलिंग इन गुड फॉर किडनी, जैसे कि किडनी के लिए किडनी साफ़ होते रहना, वॉशिंग वो एस्क्रेशन होते रहना बहुत ज़रूरी है। शूटिंग फॉर द लंग्स, और लंग्स के लिए कहते हैं ना, लंग्स के लिए शूटिंग अच्छा एक्सरसाइज है। वॉकिंग फॉर डाइजेशन, और चलना खाने पचाने के लिए अच्छी एक्सरसाइज है। एंड राइडिंग फॉर द हेड, और घोड़ा दौड़ाना या राइड करना दिमाग के लिए है, क्योंकि इससे दिमाग में खून जाता है, सर्कुलेशन बढ़ता है। सो ऑल्सो मैथमेटिक्स इज गुड फॉर वंडरिंग विट्स, और मैथमेटिक्स सही है वंडरिंग विट्स के लिए। उसी तरह से स्कॉलस्टिक फिलॉसफी इज़ गुड फॉर कंफ्यूज थिंकिंग, जो लोग कंफ्यूज रहते हैं उनके लिए स्कॉलस्टिक फिलॉसफी बहुत ज़रूरी है। उसी तरह से एक मेंटल डिफिशिएंसी के लिए स्टडीज़ बहुत ज़रूरी है। एंड लॉ केसेस फॉर एन, और जैसे उसी के लिए आप जैसे एक बीमारी को दूर करने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, उसी तरह से दिमाग की कमज़ोरी दूर करने के लिए स्टडीज़ बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।